अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका छठी जमात में नईम सर की जानिब से इस्तकबाल है। आज हम तारीख़ की दरसी किताब से पहला सबक पढ़ेंगे, बर सग़ीर हिंद और तारीख़। अब हमें देखना है तारीख़ की तश्कील यानी बनावट और जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात। फिर देखना है भारत की जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात। फिर देखना है बर सग़ीर हिंद। अब हम आते हैं तारीख़ की तश्कील यानी बनावट और जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात की जानिब। बेटा, हमने 5वीं जमात में पढ़ा है कि इंसान समाज में किस तरह ज़िंदगी गुजारता है और माहौल से उसका रब्त ज़ब्त कैसा रहता है और माहौल के से और माहौल में अपने आप को किस तरह ढालता है। धीरे धीरे इंसान ने तरक्की की और जैसे जैसे तरक्की होती गई उसका म्यार ज़िंदगी, रहन सहन का तरीक़ा बढ़ता गया। उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आती गईं। वो अपने तौर पर तरक्की के रास्ते ढूंढते रहा। उसने खेती बाड़ी में तरक्की की, उसने इल्म फ़नून में तरक्की की, उसने फ़न मसव्वरी में तरक्की की। कहने का मतलब है कि इंसान जीना ब जीना तरक्की करता गया। अब आते हैं हम तारीख़ की तरफ। तारीख़ से मुराद क्या है? तारीख़ से मुराद ये है कि इंसानी तहज़ीब के सफ़र में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले हर किस्म के माज़ी के वाक़यात की मरबूत तरतीब। इसको हम ये कहेंगे कि गुज़िश्ता दौर में जो वाक़यात गुज़रे हैं उनको सिलसिला दर सिलसिला तहरीर करने का नाम तारीख़ है। ठीक है। अब मकाम, ज़माना, शख्स और समाज, ये तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। तारीख़ टिकी हुई है किस पर? मकाम पर, ज़माने पर, शख्स पर और समाज पर। मकाम यानी कोई भी जगह, ज़माना उस वक्त का दौर, शख्स मैं हो गया, आप लोग हो गए, शख्स की जमा अशख़ास यानी बहुत सारे लोग, और समाज, समाज जो बनता है वो हम जैसे लोगों से ही यानी अशख़ास से मिलकर ही बनता है। ठीक है। तो याद रखो बेटा, मकाम, ज़माना, शख्स और समाज, ये तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। इनके बगैर तारीख़ का तो तस्वुर ही नहीं है। इनके बगैर तारीख़ को तरतीब नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं मकाम की तरफ। और मकाम का ताल्लुक़ जो है जोग्राफ़ियाई हालात से है। तारीख़ और जोग्राफ़िया का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के लाजिम मुलज़िम हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं ग़िज़ा, लिबास और मकान की तामीर की तरफ। और इसमें हम देखेंगे पेशे भी। तो बेटा, ग़िज़ा, लिबास, मकानों की तामीर और पेशे वगैरह ये उस माहौल की जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात पर मुनहसर होते हैं जिस माहौल में हम रहते हैं। अब हमारी समाजी ज़िंदगी जो है, हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो किस पर इन्हिसार करती है, किस पर डिपेंड रहती है? इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है ग़िज़ा, लिबास, मकानों की तामीर और पेशे। अब मिसाल के तौर पर आप पहाड़ी खित्ते के लोगों की ज़िंदगी के बारे में ज़रा सा गौर कर लो। फिर आप एक फ़र्क देखो पहाड़ी खित्ते के लोगों का और मैदानी खित्ते में रहने वाले लोगों का। तो आपको महसूस होगा कि वो इलाके जो पहाड़ी होते हैं वहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत कम पाई जाती हैं। अब ज़रख़ेज़ ज़मीन यानी क्या? ऐसी ज़मीन जिस पर खेती बाड़ी आसानी से की जाए उसे कहते हैं ज़रख़ेज़ ज़मीन। अब बंजर ज़मीन क्या? वो ज़मीन जिस पर खेती बाड़ी मुमकिन ही नहीं। तो बेटा, पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो ज़रख़ेज़ नहीं होते, खेती बाड़ी के लायक नहीं होते। इसलिए खेती बाड़ी में रहने वाले लोग, इसलिए पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को क्या चीज़ कम मिलती है? कोई बता सकता है? अनाज और सब्ज़ियाँ। किस वजह से? क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत कम होती है, इसलिए अनाज और सब्ज़ियाँ बहुत कम मिलती हैं। अब इसके बरअक्स, इसके बिल मुताबिक हम देखेंगे मैदानी खित्ते के लोग, तो यहाँ पर जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन वाफ़र मिक़दार में, बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती हैं।
खेती बाड़ी आसानी से होती है और बहुत ज़्यादा फसल उगती है। इसलिए मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों को ग़िज़ाई अजनास, ग़िज़ाई चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिलती हैं। अब अपना गुज़र बसर करने के लिए पहाड़ी खित्ते के लोग क्या करते हैं, बताऊँ मैं आपको बेटा। पहाड़ी खित्ते के लोग शिकार करते हैं। अब शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो थोड़ी सी ग़िज़ा, थोड़ा सा अनाज, थोड़ी सी ग़िज़ा और थोड़ा सा अनाज के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है। और मैदानी इलाके के लोगों को क्या होता है, ज़्यादा मिक़दार में ग़िज़ा हासिल होती है। अब इसी तरह दूसरी कई बातों में पहाड़ी खित्ते और मैदानी खित्ते में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में हमें फ़र्क नज़र आता है। अब हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ की आबो हवा, बारिश, खेतों से हासिल होने फसलें, नबातात और हैवानात वग़ैरह हमारे गुज़र बसर के ज़राए होते हैं। उन्हीं की मदद से उन खित्तों की तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब तरक्की, मैं इसको रिपीट करता बेटा दोबारा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ की आबो हवा से मुराद पानी और हवा, और खेतों से हासिल होने वाली फसलें, नबातात और हैवानात वगैरह, ये ज़राए जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए काफ़ी होते हैं। अब इन ज़राए की मदद से हम खित्तों की तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब की तरक्की देखते हैं। अब ऐसे इलाके जहाँ पर गुज़र बसर के ज़राए की फरावानी होती है वहाँ इंसानी मुआशरा तवील मुद्दत के लिए बोदोबाश इख्तियार करता है। कुछ अरसा गुज़रने के बाद ये आबादियाँ देही बस्तियों और शहरियों में तब्दील हो जाती हैं। आया समझ में कि जहाँ पर वो इलाके जो गुज़र बसर के ज़राए के लायक होते हैं या वहाँ पर गुज़र बसर के ज़राए बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ लोग रहायशी मकानात बनाकर रहते हैं। कुछ अरसा गुज़रने के बाद ये आबादियाँ देही बस्तियों यानी देहाती बस्तियों में और फिर उसके बाद शहरों में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं कि माहौल की तबाही, कहत, हमले या दीगर वजह की बिना पर जब गुज़र बसर के ज़राए की किल्लत का एहसास होने लगे तब लोगों के लिए गांव छोड़कर जाना ज़रूरी हो जाता है। यानी लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, लोगों की तकलीफ़ क्यों बढ़ जाती है, इसकी ख़ास वजह यह है कि कुदरती आफ़ात आ जाती है, जैसे कहत आ जाता है, सैलाब आ जाता है, या फिर किसी ने हमला कर दिया तो अब ज़िंदगी अजरन हो गई। अब वो लोग वहाँ से नक़ल मकानी करके किसी दूसरे इलाके की तरफ आ जाते हैं। तो तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं कि लोगों ने गांव का गांव छोड़ दिया है और किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गए हैं। अब बेटा हमें देखना है भारत की जोग्राफियाई खुसूसियात। हमारा मुल्क हिंदुस्तान काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर हम बेटा शुमाल की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे हिमालय है। हिमालय क्या है, ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, काफ़ी लंबा पहाड़ है। तो हिमालय पहाड़ कहाँ है, हिंदुस्तान के शुमाल की सिमत में वाक़ है। और मशरिक़ में बहरे बंगाल, बहरा यानी समंदर, बहरे बंगाल है। और मगरिब में जो समंदर है वह बहरे अरब, और जुनूब में क्या है, बहरे हिंद है। अब भारत के जज़ायर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा बकिया सारा मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से गैर मुनक़सिम और मसलसल है। कोई तकसीम का कोई तरीक़ा नहीं। अब हम जिस क़तए अराज़ी को, क़तए अराज़ी कहते हैं ज़मीन को, जहन में रखेंगे, उसी का ज़िक्र कदीम भारत के तौर पर करेंगे। अब बेटा एक बात मैं बताते चलूँ कि 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश ये हिंदुस्तान के हिस्से थे। फिर पाकिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ,
لیکن ہندوستان میں ہی پاکستان اور بنگلہ دیش سے کب؟ آزادی سے پہلے 1947 میں ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا بنا پاکستان۔ بعد میں 1972 میں پاکستان سے بنگلہ دیش بنا، یعنی بنگلہ دیش نے آزادی کیا اور ہمارے آزادی حاصل کی اور ہمارے ہندوستان نے ہی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بھارت کی بناوٹ پر غور کریں تو ہمیں قدرتی طور پر 6 اہم حصے معلوم ہوتے ہیں: ہمالیہ، سندھ گنگا اور برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ، تھر کا ریگستان، دکن کی سطح مرتفع، ساحلی علاقے، سمندر میں پائے جانے والے جزائر، جزیرے کی جمع جزائر۔ اب ہمالیہ، ہندو کش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے بر صغیر ہند کے شمال میں گویا ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی ہے، یعنی جسے فتح نہیں کیا جا سکتا، جسے عبور نہیں کیا جا سکتا، جسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس دیوار کی وجہ سے بر صغیر ہند وسطی ایشیا کے ریگستان سے علیحدہ ہوا ہے۔ صرف ہندوکش پہاڑ میں درہ خیبر اور درہ بولان سے گزرنے والا خشکی کا تجارتی راستہ ہے۔ وسطی ایشیا سے گزرنے والے قدیم تجارتی راستے سے وہ جڑا ہوا تھا۔ چین سے نکل کر وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ملک عرب تک جانے والا تجارتی راستہ ریشم شاہراہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس راستے سے مغربی ممالک میں بھیجے جانے والے تجارتی سامان میں بطور خاص ریشم ہوا کرتا تھا۔ اسی درے کے راستے میں کئی غیر ملکی حملہ آور ہمارے پرانے بھارت میں داخل ہوئے۔ کئی غیر ملکی سیاح اسی راستے بھارت میں آئے۔ سیاح کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وہ لوگ جو سیر تفریح کرتے ہوئے اپنی رودات لکھتے ہیں، پھر وہی رودات تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سندھ گنگا برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ۔ یہ 3 بڑے دریا سندھ گنگا اور برہم پتر اور ان کے معاون دریاؤں کی وادیوں کا علاقہ ہے۔ اب یہ علاقہ مغرب کی جانب سندھ، پنجاب سے مشرق کی جانب موجودہ بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارت کی سب سے قدیم شہری کون سی تہذیب ہے معلوم؟ کون سی تہذیب ہے وہ؟ ہڑپا تہذیب۔ تو ہڑپا تہذیب جو ہے وہ بھارت کی سب سے قدیم شہری تہذیب ہے، اور اس کے بعد کی جو قدیم تہذیب ہوئی وہ جمہوری اور شہنشاہی سلطنتیں پروان چڑھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھر کا ریگستان۔ تھر کا ریگستان راجستھان، ہریانہ اور گجرات ریاستوں کے کچھ حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ آج کا موجودہ پاکستان میں بھی ہے۔ اس کے شمال میں دریائے ستلج، مشرق میں کوہ اراولی کا سلسلہ، جنوب میں کچھ کارن یعنی ریگزار اور مغرب میں دریائے سندھ ہے۔ ہماچل پردیش سے نکلنے والی گھگر نامی ندی تھر کے ریگستان میں پہنچتی ہے۔ اب پاکستان میں اسی ندی کو جو نام دیا جاتا ہے یا وہ لوگ جو جس نام سے اسے پکارتے ہیں اسے کہتے ہیں ہاکرا۔ کون سی ندی کہتے ہیں اسے؟ ہاکرا۔ راجستھان اور پاکستان میں اب اس ندی کا پارٹ ایک دم خشک ہو چکا ہے، یعنی پانی وہاں پہ نہیں کے برابر رہ گیا ہے، اور اس خشک پارٹ کے حصے میں ہڑپا تہذیب کے بے شمار مقامات بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب بیٹا آتے ہیں دکن کی سطح مرتفع کی طرف۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک جانب مشرقی ساحل ہے اور دوسری جانب مغربی ساحل ہے، اور ان کے درمیان میں واقع بھارت کا زمینی علاقہ ہے۔ اب یہ علاقہ جنوب کی جانب تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، کشادہ یعنی پھیلا ہوا، تنگ یعنی سکڑتا ہوا۔ اب اس حصے کے تنگ ہونے کی وجہ سے مغربی سندھ میں بحر عرب، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں بحر بنگال ہے۔ 3 جانب سے پانی سے گھرا ہوا یہ زمین کا حصہ سمندر میں گھسی ہوئی کسی مثلث نما چوٹی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایسے طبعی حصے کو جزیرہ نما کہتے ہیں۔ اب پھر سے بتا دوں میں جزیرہ نما نے کیا کہ دیکھو پہلے آپ سمجھ لو کہ جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں بحر بنگال، سمجھے؟ مغرب سندھ میں بحر عرب، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں بحر بنگال۔ اب تینوں جانب جو ہے پانی کا علاقہ ہے اور ایک جانب خشکی کا علاقہ ہے۔ اب یہ پانی کے علاقے ایک طرح سے کون سی شکل اختیار کر گئے ہیں؟ مثلث کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ تو ایسے علاقے جو 3 طرف پانی سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک حصہ خشکی کا ہوتا ہے، وہ علاقے کہلاتے ہیں جزیرہ نما۔
अब भारत के जज़ीरा नुमा का बेशतर हिस्सा यानी ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में सतपड़ा और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। उसी मगरिब में सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले हैं, उसे मगरिबी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री के मगरिबी दामन में कोकन और मलबार का साहिली इलाका है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा की मशरिक़ी जानिब पहाड़ी सिलसिले को मशरिक़ी घाट कहते हैं। इस तरह सतह मुर्तफ़ा की ज़मीन ज़रख़ेज़ होने की वजह से, ज़रख़ेज़ मैं वापस बता दूं, जहाँ पर खेती बाड़ी आसानी से होती है, तो सतह मुर्तफ़ा की ज़मीन ज़रख़ेज़ होने की वजह से वहाँ हड़प्पा तहज़ीब के बाद के ज़माने में ज़राअत को अहमियत देने वाली कई तहज़ीबें फूली फली थीं। मौर्य सल्तनत कदीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत थी। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा इस सल्तनत में शामिल थी। मौर्य सल्तनत के बाद कई छोटी बड़ी सल्तनतें यहाँ हो गुजरी हैं। साहिली इलाके कदीम भारत में हड़प्पा तहज़ीब के ज़माने से मगरबी ममालिक के साथ तिजारत हुआ करती थी, ख़रीद व फ़रोख्त हुआ करती थी। तिजारत यानी ख़रीद व फ़रोख्त। ये तिजारत पानी के रास्ते से यानी बहरी रास्ते से हुआ करती थी। इसलिए भारत की बंदरगाहों, वो समंदर के किनारे जो बड़े बड़े जहाज़ आकर लगते हैं, हाँ, यानी साहिली किनारा, उसे कहते हैं बंदरगाह। तो भारत की बंदरगाहों पर गैर ममालिक की तहज़ीब और लोगों से भारत का ताल्लुक़ बढ़ा और लेन देन हुआ करता था। तो बाद के ज़माने में खुशी के रास्ते यानी ज़मीन से तिजारत और तहज़ीबी लेन देन का आगाज़ हुआ, लेकिन बहरी रास्ते की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। आज हम देख रहे हैं कि हवाई रास्ते भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अब हम छठा देखेंगे, समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। जज़ीरे की जमा जज़ायर। बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार भारत के जज़ायर हैं। इसी तरह जज़ायर अल हिंद लक्षद्वीप बहरे अरब में वाक़ हैं। पुराने ज़माने की बहरी तिजारत में इन जज़ायर को बड़ी अहमियत हासिल थी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक किताब है जिसमें बहरे अहमर के बारे में मालूमात दर्ज है। इस किताब में भारत के जज़ायर का भी जिक्र है। इस किताब को एक नामालूम यूनानी जहाज़रां ने कलमबंद किया है। नामालूम यानी जिसका नाम पता नहीं, इतना पता है कि वो यूनानी है। अब यहाँ देखो बेटा, जज़ीरा अंडमान की तस्वीर दी गई है, देखे। अब हम देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये शहर मौजूदा पाकिस्तान में हैं। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये मौजूदा पाकिस्तान में हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत, इन ममालिक को मिलाकर जो ज़मीनी इलाका वजूद में आया उसे जनूबी एशिया के नाम से जाना जाता है। इसी ज़मीनी इलाके में भारत की वसअत और अहमियत को मलहूज़ रखते हुए इस खित्ते को बर-ए-सग़ीर हिंद का नाम दिया गया है। हड़प्पा तहज़ीब ख़ास तौर पर बर-ए-सग़ीर हिंद के शुमाल के इलाके में परवान चढ़ी। हमारे पड़ोसी ममालिक चीन और म्यांमार, जनूबी एशिया या बर-ए-सग़ीर, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, फिर भी कदीम भारत से उनका तारीख़ी ताल्लुक़ रहा है। और हमारी तारीख़ में उन्हें एक अहम मकाम हासिल है। ये था बेटा सबक हमारा। इसके सवाल जवाब आप लोगों को करना है। जो परेशानी दिक्कत हो मुझसे आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं बेटा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।